अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। पाकिस्तान के मामलात बड़े हैं। 3 इश्यूज़ पर हम फोकस करेंगे। एक तो जो बड़ा इशू है वो डॉलर का इशू है। डॉलर का कहा जा रहा था बार बार IMF की तरफ से कि आप इसको डीलिंक करें, आप इसको कंट्रोल ख़त्म करें, लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट ने डिसाइड किया और डॉलर बहुत ऊंचा उड़ा। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरू में हम बात करेंगे, एक तो इलेक्शंस के हवाले से बहुत बड़ी बात बन के सामने उभर रही है, उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही। अभी हमने देखा है कि PTI की तरफ से एक पिटीशन दायर हो गई है कि इलेक्शन 90 दिनों में हो लाहौर हाई कोर्ट में। एंड हमें लगता है, आर फीलिंग इज कि दिस इज गोइंग टू बिकम द बिग इशू इन द कमिंग डेज। दूसरा, हमारे दोस्त जिनके हम सख्त नाकिद रहे हैं औरों के साथ भी, फवाद चौधरी साहब के जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बातें ऐसी की जिस पर हमने बड़ी तनकीद की, लेकिन जिस तरीके से उनको उठाया गया क्या वो तरीका दुरुस्त था, ये दूसरी बात करेंगे। और तीसरा ये कि बाय इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। 33 सीट्स पर अनाउंस कर दिया गया बाय इलेक्शंस। और सुनने में जा रहे कि PDM के एक जो हैं मेंबर JUI की तरफ से ये सुना है कि कहा जा रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम शुरू करते हैं इशू से, जो इलेक्शन का इशू है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर, मेंबर नेशनल असेंबली खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ एंड जस्टिस के सीनियर मेंबर हैं PTI के। और अगर हम ये कहें, और कमेटी जो है उसके ये मेंबर भी हैं सेनेट कमेटी, अगर हम ये कहें कि ही इज़ वन ऑफ द की पीपल जो कि इमरान खान साहब के लीगल एरिना में डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका भी। अच्छा, शुरू करते हैं। खुर्रम साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, आज इमरान खान साहब ने कुछ ही देर पहले ये कहा 90 दिनों के हवाले से कि आइन क्या कहता है, सुनिएगा। नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6 सीधा सीधा है। अच्छा खुर्रम साहब, डू यू सी इट इन द सेम वे कि जी 90 दिनों में इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, जो नहीं करवाता तो आर्टिकल 6? जी, आर्टिकल 6 की धमकियां तो अगर किसी पर आर्टिकल 6 लगना है तो 9 अप्रैल को या उससे एक हफ्ता पहले जो स्पीकर ने आर्टिकल 5 का बहाना इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। आर्टिकल 6 लगने की तो बहुत जगह हैं, लेकिन इस पर तो मैं भी मुत्तफिक हूं कि जब आइन ये कहता है कि असेंबली तहलील हो गई है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और मेरी ज़ाती वजह ये बात कहने की कि मेरा ये यकीन है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में जो रहने वाले मेरे भाई और बहनें हैं, उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी से हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उनको नहीं जो है उससे निकाल सकते। तो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर नए अरकान का इंतखाब होना है और वो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हो जाएगा। तो अली ज़फ़र साहब, इफ दिस इज द व्यू ऑफ द फेडरल मिनिस्टर, और जो कि काबीना के मेंबर हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े करीबी उनके मरासिम हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो फिर आपको काहे को ज़रूरत पड़ी कि आप चले जाएं और आप हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें और कहें कि जी तारीख दें? व्हाट्स द फियर? खुर्रम साहब मेरे बड़े अजीज हैं और काश ये गवर्नर होते तो मुझे यकीन है कि जिस दिन डिसोल्यूशन हुई थी असेंबली की, उसी दिन ये अपनी डेट आइन के मुताबिक अनाउंस कर देते तो हमें पिटीशन फाइल करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन बदकिस्मती से खुर्रम साहब गवर्नर नहीं, वो बहरहाल एक अच्छे ओहदे पे हैं, अपने फराइज अंजाम को दे रहे हैं। लेकिन आइन जो हमें जरूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि आइन बड़ा क्लियरली कहता है, बड़े वाजे तरीके से, और ये खुर्रम साहब ने भी कहा, आपने भी उसको एक्सेप्ट किया, इमरान खान साहब ने भी स्पीच में ये कहा, और मेरे जितने जूरिस्ट हैं जो आइन को जानते हैं वो यही समझते हैं और उनको सही समझते हैं कि आइन में 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात कराने ही हैं अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो जाए। आइन इसका तरीकेकार भी बताता है और वो कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ साथ जो इलेक्शन की डेट है जो 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, वो भी अनाउंस करनी है गवर्नर ने, ताकि जो इलेक्शन कमीशन है
वो अपने जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अनाउंस कर दे और इंतखाबात की तरफ सारी कौम जाए। हुआ ये है कि गवर्नर साहब ने ये किया नहीं। उनको पार्लियामेंट्री लीडर जो थे पीटीआई के प्रोविंशियल असेंबली में, उन्होंने भी लिखा, स्पीकर साहब ने भी लिखा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिखा। 10 दिन गुजर गए हैं और हर दिन जो है वो इंतखाबात के 90 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको खा रहा है। इसलिए हमें मजबूरन अदालत में जाना पड़ा और ये बदकिस्मती है हमारी कि अदालत पे हमें बार बार रजू करना पड़ता है और अदालत ये पॉलिटिकल इश्यूज जो कि नॉर्मली आइन के मुताबिक जो ओहदेदारान हैं उनको रिजॉल्व करने चाहिए, वो बार बार अदालत में जाते हैं। लेकिन कोई मजबूरी है हमारी, चूंकि गवर्नर साहब ने अनाउंस नहीं किया, इसलिए हम अदालत के पास गए हैं और मुझे यकीन है कि अदालत जो है वो आइन के मुताबिक डायरेक्शन देगी। लेकिन मुझे उम्मीद भी उसके साथ है, उम्मीद का भी मैं जिक्र करता चलूं। उम्मीद ये है कि इससे पहले कि अदालत हुक्म फरमाए, गवर्नर साहब खुद ही डेट को अनाउंस कर देंगे ताकि ये मामला आगे आइन के मुताबिक चले। जी खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि आप भी इस मामले को इसी तशवीश की नज़र से देखते हैं जैसे अली ज़फ़र साहब देख रहे हैं, और ये कि गवर्नर बहरहाल आपके नामज़दा हैं, नामज़द करता हैं और अब तक 10 दिन हो गए। डज इट कंसर्न यू कि 10 दिन तक अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ तारीख? जी, ऑपोजिशन जाहिर है उनको हमेशा वसवसे होते हैं, लेकिन मुझे ये तवक्को है और इसमें कोई अभी हमारी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है जो इसके बरक्स हो कि अनकरीब गवर्नर पंजाब हैं वो इंतखाबात की तारीख दे देंगे जो 12 अप्रैल या उससे एक दिन पहले या चंद दिन पहले हो सकती है। तो उसी जो आइन का फ्रेमवर्क दिया हुआ है टाइम के मामले में, उसके दौरान डेट आ जाएगी और इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे जो हमें आइन कहता है। पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे और जिस तरह आपको पता है ज़िमनी इलेक्शंस भी जो जिस तरह, क्योंकि इसमें देखिए हमने तो, हमारा तो कोई एजेंडा नहीं है ना कि हमने तहरीक इंसाफ की तरह जो डस्का में हुआ था कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा करने हैं या हमने कोई गोलियां चलानी है। हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि हम ख़वातीन वोटरों को हरासा करें। हमने पहले भी इस दौरे हुकूमत में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, आपको मालूम है पंजाब में सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सका। और ये जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, मैं आपको ये भी याद करा दूं आपके नाजरीन को कि पंजाब में जब ये ज़िमनी इंतखाबात पिछले साल जुलाई में होने थे, उससे पहले भी ये इसी तरह की गुफ्तगू करते थे कि ये तो चोरी हो गया है, ये तो इनका सारा कंट्रोल है, हमजा शहबाज वजीर आला है। लेकिन जब इंतखाबात में इनको कामयाबी हो गई तो अचानक वो इंतखाबात साफ और शफाफ हो गए। तो हमारा तो एजेंडा यही है कि हमें तो डसे हुए हैं जो एक सिलेक्टेड निज़ाम 2018 में लाया गया था और 2018 के इंतखाबात को जिस तरह बदतरीन तरीके से उनमें धांधली की गई, इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दौरान, इंतखाबात के बाद, तो हमारा तो बड़ा, हम इस सारे मामले से डसे हुए हैं। कौम जख्मी है, हमें तजर्बा इमरानी के टॉर्चर से गुजरना पड़ा है। तो हमारा तो ये यकीन है कि जब भी इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, अभी सूबाई इंतखाबात होंगे और फिर इंशाल्लाह अक्टूबर में कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे, वो साफ और शफाफ होंगे और वक्त पर होंगे। अच्छा, आप नहीं, बिल्कुल, एक तो ये कि आपकी जो हुकूमत है उसमें कोई इस तरह की सोच नहीं है कि इंतखाबात उसी वक्त हों जबकि नेशनल इलेक्शंस हों, क्योंकि इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही थी कि जी जो इलेक्शंस होंगे जब अक्टूबर में जब ही हो। तो आप ये फरमा रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि ऐसी कोई बात ही नहीं और फेडरल गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल ये नहीं है। जी बिल्कुल, ये गैर रस्मी डिस्कशन तो हो सकती है क्योंकि सियासत में मुमकिनात का खेल है, लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमत में, काबीना में इस मामले पर ना ही कोई डिस्कशन हुई है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम आइन के ऊपर जो है कारबंद रहेंगे। अच्छा अली, आप ये बताइएगा कि कहीं हमने ये भी सुना कि जी पार्लियामेंट्री को डिसीजन हुई थी कि अगले जो इलेक्शंस होंगे वो डिजिटल उस पे वोटर्स लिस्ट पे होंगे। तो डिजिटाइज वोटर लिस्ट जब आएगी, उसके इलेक्शन कमीशन ने कहा था शायद अप्रैल की डेट हो और उसके बाद वो कुछ टाइम लेंगे कि वो लिस्ट जब आए उसके बाद इलेक्शंस की तैयारी करें। तो आपने कोई ऐसी बात सुनी है?
अगर इजाजत हो तो ये र्यूमर्स तो बहुत सारे आ रहे, सुनने में आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की सजेशंस आ रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के डिले किया जाएगा, और कोई किसी तरफ ये ख्याल आ रहा है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं कि सेंसस का इशू बनेगा या कोई और बहाना बनाया जाएगा। और उसकी ये सारे र्यूमर्स जो हैं उनकी वजह ये है कि नजर आ रहा है रिजल्ट इवेंचुअली कि क्या होगा। जो पीटीआई और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है अवाम में, उसका अंदाजा सबको लगा लिया है उन्होंने। अब नजर आता है कि जो इंतखाबात होंगे उसमें अगर 3/4 मेजॉरिटी नहीं तो भारी अक्सरियत से तो पीटीआई और उसके कोलिशन पार्टनर्स की हुकूमत ही आएगी। उसको र्यूमर्स इसलिए हैं कि वो ख्याल ये है कि पीडीएम किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने इन सारे र्यूमर्स के अगेंस्ट आइन को पढ़ा, आइन को देखा, जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की उनको देखा, और ये समझ आई कि किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि आप 90 दिन से आगे इलेक्शन को ले जाएं, बल्कि सिर्फ एक ही, खुदा न खास्ता ऐसा एक जो हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, एक ही गुंजाइश आइन में दी जाती है, और वो ये है कि अगर जंग हो जाए जिसमें इलेक्शन प्रैक्टिकली नहीं हो सकते तो फिर आप कुछ डिले कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे। लेकिन इस किस्म की जंग या एक ऐसा टेररिज्म जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उस किस्म की सिचुएशन तो आइन इन्विजिट करता है। नहीं, आप कह रहे कि कोई आइन में उसके अलावा नहीं, गुंजाइश नहीं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़िर आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हैं। आप खुर्रम दस्तगीर साहब, आप कुछ फरमाएंगे? आप कुछ पहले भी कहना चाह रहे थे इसी मामले में? सिर्फ आपके नाजरीन की इत्ला के लिए कि 12 अप्रैल 2021 को, अभी 2 साल नहीं हुए, इमरान खान की सरबराही में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें तमाम चारों चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म और दूसरे वज़रा मौजूद थे। उस सीसीआई के इजलास में यह फैसला हुआ था कि एक तो 10 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा और फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी होगी, और 2023 के इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक जो मुल्क की चारों इकाइयों और पाक के साथ मिलकर रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसके तहत आपको मालूम है अभी गालिबन कल या परसों ही ये ऐलान किया गया कि एक नया सेंसस होगा और उसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये इससे कतई नजर है कि जो है हमें जो हमारी ड्यूटी है आइन के तहत कि हमें इंतखाबात करवाने हैं, और जो इस तरह आइन कहता है उस तरह होंगे, सूबाई असम्बली के भी, ज़िमनी भी, और इंशाल्लाह कौमी असम्बली के भी। तो अली, ये किस हद तक ये जो अभी फरमाया इन्होंने कि सीसीआई की डिसीजन थी कि नए सेंसस के तहत इंतखाबात होंगे, ये किस हद तक इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाती है, यानी कि एम्फसिस? नहीं, देखें, ये एग्जीक्यूटिव फैसला आप जरूर कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि आपने कराने हैं इंतखाबात नए सेंसस के जरिए। इवेंचुअली जो फैसला है और जो इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी है वो आइन में भी और इलेक्शन एक्ट में 2017 में भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और अदालती फैसले ये कहते हैं और ये कानून भी यही वाजे करता है कि आपका सेंसस अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप पुराने सेंसस के साथ ही इंतखाबात कराएंगे। वो डिले सेंसस को बहाना बना के डिले नहीं किया जा सकता। और आपको याद है कि जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और अदालत ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन को पिछले साल, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें अक्टूबर तक का टाइम चाहिए, तो हम अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है और यही उनकी जिम्मेदारी। और का काम क्या है, आइन में बड़ा आर्टिकल जो है, बड़ा वाजे तौर पे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और वो यही कहता है कि हर किस्म की तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी वक्त भी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं। किसी वक्त भी डिसॉल्व हो सकता है असेंबली, किसी वक्त भी नए इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। तो हर वक्त
24 आवर्स अ डे इलेक्शन कमीशन को तैयार रखना पड़ता है अपने आप को। और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक खत लिखा है गवर्नर साहब को कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उन्होंने बाकायदा 9 या 10 अप्रैल की तारीख भी दी है। तो इससे साफ नजर है, साफ वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो इलेक्शन टाइम पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो गवर्नमेंट ये पॉइंट नहीं उठा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है अली जफर साहब के वो गवर्नमेंट का जी इकोनॉमी का हाल देख के इकोनॉमिक इमरजेंसी है, इसकी कोई नहीं गुंजाइश? जी देखें, हुकूमत का इलेक्शन कराने या ना कराने से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, ओके। हुकूमत ने तो बल्कि आना है इलेक्शन करवा के। ठीक, ये सारी जिम्मेदारी आइन में भी और इलेक्शन एक्ट में भी दे दी गई है इलेक्शन कमीशन को। सिर्फ एक जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की या गवर्नर की, डिपेंडिंग ऑन वो किस जगह इलेक्शन हो रहा है, और वो ये है कि उन्होंने अगर डिसॉल्व होती है असेंबली तो एक 90 दिन की डेट देनी है ताकि उसके मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल बनाया जाए, और अगर वो नहीं देते तो फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन हम उसके बात अलावा इलेक्शन ठीक का कोई और ओके। सो अली जफर साहब और मिनिस्टर साहब आप बात कर रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन की, और अली जफर साहब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कितनी अहमियत है, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ मुंशी की बात की और काफ़ी सख्त बात की, तो उस पर भी आते हैं कि जो उन पर केस लगा और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, क्या ये आइन, कानून और जमहूरियत इजाज़त देती है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से? लेकिन इनके खिलाफ तो कोई हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, और मतलब कि इस हद तक चले गए कि गद्दारी का इन्होंने पर्चा काटा उनके खिलाफ, फवाद चौधरी साहब के। अच्छा, और थोड़ा सा इससे पहले हम मिनिस्टर साहब के पास जाएं, पीडीएम भी क्या कहती रही ऑपोजिशन में इदारों के हवाले से, सुनिएगा। सरकारी मुलाजिम रेड लाइन क्रॉस करेगा, जब ये हुकूमत जाएगी तो एक कमीशन कायम किया जाएगा, ऐसे अफसरों से पाकिस्तान की सिविल सर्विस को पाक और साफ करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। हमें मजबूर मत करें, अगला रुख हमारा FIA की तरफ हो। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब, सरफराज फल्की साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, अवाम का आईनी हक उनसे छीनेंगे तो कल आपको इंतजामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा वो हमारे बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। तो मकसद ये सुनाने का ये सब कि जब जो अपोजिशन में रहा है तो कलमात जैसे फरमाते रहे वो आपने सुने, और हम तो कहेंगे कि सब गलत करते हैं कि अल्फाज ही शुरुआत हैं कानून का निफाज की और कानून को रद्द करने की। तो अब ये बताइएगा आप मिनिस्टर साहब के जो फवाद चौधरी ने कहा बिल्कुल गलत कहा और बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, और बाय ऑल मीन्स उनको बुलाना चाहिए था और उनसे सवाल जवाब करना चाहिए था। ही शुड हैव बीन मेड आंसरेबल। लेकिन सुबह के 6 बजे 3 ट्रक चले जाएं पुलिस के, उनको जाके पकड़ें, फिर उनको हथकड़ी लगाई जाए। आप लोगों के साथ होता था, हम तो बड़ी सख्त तनकीद करते थे। इसी तरह से अब आपसे भी पूछेंगे कि ये बात सही है, पूछें, लेकिन ये तरीकाकार है। ये 2-3 बातें हैं कानून की, उसके बाद फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 जो है उसका सेक्शन 10 है जो ये कहता है कि तौहीन अदालत के मामले में इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के बराबर तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ठीक। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका उस पर इतलाक होता है। दूसरा ये है कि जो ट्रिगर है, और मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि FIR जो है वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दाखिल की गई है, कि यही तकरीबन ऐसा मामला जजेस के मामले में निहाल हाशमी ने भी एक ऐसी तकरीर की थी जी, जिसके बाद फिर निहाल हाशमी साहब
को 6 महीने कैद भी हुई, बिल्कुल उन सियासत से नाअहल भी किया गया। तो अगर हमारी अदलिया से यही तवक्को है कि अगर निहाल हाशमी के केस में एक मयार मुकर्रर कर दिया, और मयार क्या है कि अगर आप सरकारी अहलकारों और जजेस जिसके बराबर इलेक्शन कमीशन है, उनके खानदानों को जब धमकियां देंगे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस करेंगे, तो आप पर कानून का इतलाक होगा। इमरान खान ने कहा उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने कहा जी कि चीफ इलेक्शन में गद्दार हैं, फ्रॉड हैं, बददियानत हैं। पहले तो उन्हें सब कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है वो इमरान खान ने दिया था, उनके दस्तखतों से हमारे पास आया था, हमने इन्हें नॉमिनेट नहीं किया था। तो इन्होंने खुद ही नॉमिनेट करके, खुद ही नामजदगी करके अब वो उन्हें लान तान करते हैं। वो तो आर्मी चीफ को आप लाए थे, फिर आप उनके खिलाफ हो गए थे। वो तो कहानी है इस मुल्क की, छोड़ें उसको, आगे चलते हैं। तो उनको ये दूसरी बात ये है कि जब इमरान खान ने भी ये लाइन क्रॉस की, अगर आपको याद हो इस्लामाबाद के जलसे में, जिसमें इस्लामाबाद की खातून जज को उन्होंने धमकियां दी, तो फिर उन पर भी ये इतलाक हुआ। तो ये अब एक प्रेसिडेंट है, इस पर अदलिया ने ही फैसला करना है कि अगर जब खानदानों को धमकी दी जाएगी या तशद्दुद को उभारा जाएगा, क्योंकि ये सियासी जो लीडरान हैं ये अकेले तो बात नहीं करते बतौर शहरी के, उनके जो फॉलोअर्स हैं, और अगर वो फॉलोअर्स को इस किस्म की इंसाइटमेंट की जो आपने सबसे पहले आगाज में सुनाया अपने व्यूअर्स को, अगर आप उनको इंसाइट करेंगे कि जी हम उनके घर तक जाएंगे और हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हारे खानदानों तक जाएंगे, तो फिर ये जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है तो उसके ऊपर कानून का इतलाक होगा। वरना सियासी बातें तो हम सब सारा वक्त करते हैं, हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन यहां एक लाइन ऐसी है जिसकी मुझे ये तवक्को है अदलिया की तरफ से, अगर इसका इतलाक जो है वो निहाल हाशमी पर हो सकता है, इसका इतलाक इमरान खान पर हो सकता है, फिर इसका इतलाक फवाद चौधरी पर भी होना चाहिए। जी अली जफर साहब, आपका क्या इस पे कमेंट है? यू आर नोन टू बी अ वेरी फेयर पर्सन, वेरी कॉम्पिटेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तो ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा उसको किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है, और फिर जब लॉ एक्शन में आया तो उस पर आपका क्या कमेंट है? और ये बार बार कहा जा रहा है पंजाब में ये हुआ, पंजाब की हुकूमत ने ये किया, लेकिन एफआईआर तो काटी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने इस्लामाबाद। जी देखें, मैं पिछले 2 दिन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बिकॉज पूरी जो इंटरनेशनल दुनिया है वो देखना चाहती है, और उनकी बकायदा हमारी कन्वेंशंस भी हैं, ट्रीटीज भी हैं, वो देखना चाहती हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ शफाफ हों, और उसके लिए उनको सबको पता है कि एक अदारा है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो किसी की साइड नहीं लेंगे, वो इम्पार्शियल रहेंगे। तो सवाल जो सबसे बड़ा है, जहां तक तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा या नहीं कहा, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्या देना चाहते हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर मैं आता हूं। लेकिन जो मुझे जवाब नहीं मिल रहा और जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा लोगों को, क्योंकि वो इस पे तनकीद कर रहे हैं, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बिल्कुल आज़ाद, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल होनी चाहिए, अगर वो एक जो स्पोक्स पर्सन है, बड़े अहम शख्सियत हैं एक पोलिटिकल पार्टी के, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस में कंप्लेनेंट बन जाती है, तो फिर उससे तासुर तो ये जा रहा है बाहर के मुल्क में, बिकॉज वो उनको ये समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि क्रिमिनल कंप्लेंट एक फ्रीडम, एक स्पीच पे, एक बयान देने पे, एक प्रेस की मीडिया टॉक करने पे उनके खिलाफ एक दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, गद्दारी का एक मुकदमा बना दिया जाए, तो और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं या इलेक्शन कमीशन को जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो लोग फिर इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल नहीं रहे, वो अब एक कंप्लेनेंट बन गए हैं एक क्रिमिनल केस में। और सॉरी अली, इस पे मुझे सवाल करने दे, अगर वो उस पर कंप्लेन कर रहे हैं जो उनको लगे कि उनको दे आर अंडर अटैक, तो फिर इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? कि देखिए, इतना कोई मेरी नजर में एक तरीकेकार पे मैं आता हूं कि क्या होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये क्रिमिनल कंप्लेंट बनने का जो इख्तियार, कंप्लेनेंट बनने का इख्तियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल गलत था, नाजायज था मेरी नजर में, और उनके पास ये हक भी नहीं है।
वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आते, जरूर पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो कुछ करना चाहते थे तो वो करने की कोशिश करते। और नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है इस स्टेटमेंट का, सबसे पहले तो तरीकेकार यही होता है कि आप अगर कोई स्टेटमेंट दे, और हर हमारा पॉलिटिशियन कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उनसे फिर एक्सप्लेनेशन ली जाए और एक्सप्लेनेशन में वो फिर अपने एक्सप्लेन करें कि हमारा मतलब क्या था कहने का। ये तो नहीं है कि आपने स्पीच कर दी, कोई मीडिया को टॉक कर दी, तो आप किसी पे गन्स तो नहीं चला रहे, आप बंदूकें तो नहीं चला रहे, आप दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे। तो इसका जो रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट नहीं है, जो ऑफेंस आप कह रहे हैं। तो ये जो इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाना, उससे उनका नजर आता है कि वो एक तरह से इम्पार्शियल नहीं रहे। और मुझे तो लगता है कि इतना सीरियसली लिया जाएगा इस इशू को कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाकई ही जो इल्जामात उन पे लग रहे हैं, उन पे तासुर यही मिल रहा है अवाम को भी और जो थिंक टैंक्स हैं उनको भी, कि ये शायद वो इम्पार्शियल नहीं रहे। अच्छा, वेरी क्विक कमेंट कंटेम्प्ट का। अली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको मालूम है कि आपके चेयरमैन और असद उमर साहब, और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को भी कंटेम्प्ट में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है, और मेरा ख्याल है 5-6 मरतबा वो अपीयर नहीं हुए और उन्होंने कहा हम अपीयर नहीं हो सकते। तो आपने जो ये फरमाया ना कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़ात में एक्शन ले सकता है, बट वो एक्शन उन्होंने लिया, और आपको मालूम है कि उनको रिस्पॉन्स मिला हुआ है 0 फ्रॉम these 3 people, office bearers of leaders of your party. ये मैंने सब क्विक कमेंट एंड बिफोर वी कंक्लूड दिस। मैं बिल्कुल यही आपसे कहना चाह रहा था कि जिस कार्रवाई की अली जफर साहब बात करें, वो इलेक्शन कमीशन वो एहतमाम में हुज्जत कर चुका है, उन्हें पूरा मौका दे चुका है बगैर गिरफ्तार किए कि वो तशरीफ लाएं, लेकिन वो चूंकि पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा जब एक और दफा वही कमिट किया गया। और मैं फिर कहूंगा ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रिटिसिज्म का मामला नहीं है कि तनकीद की है, यहां इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकी दी गई है, विच इज द ऑपरेटिव पार्ट। दूसरी बात यह है, इससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ का वतीरा बन गया कि इनके जो पहले जो 2 लोग गिरफ्तार हो गए, जो अब रिहा हुए, उन दोनों ने, एक ने तो टीवी पर आकर बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान को बगावत की दावत दी। अब आप ये कहें कि ये भी जो सियासी बयान है, तो लिहाजा इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना। वो मामला फर्क है, लेकिन बात ये है कि सवाल तो मेरा ख्याल है हम सब अग्री करते हैं कि जो कहा फवाद चौधरी साहब ने वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या तरीकाकार था? शुड ही हैव बीन पिक्ड अप एज अ टेररिस्ट? बगैर अरेस्ट किए, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर चुका है, और इलेक्शन कमीशन को फिर इनको मफरूर डिक्लेयर करना पड़ गया है। इनको इतने मौके दिए गए जब इलेक्शन कमीशन के सामने आपको पुरअमन तौर पर बुलाकर ये मौका दिया, नहीं आएंगे, फिर वो आखिर मजबूर होंगे अगला कदम। ठीक है नाज़रीन, हमारी नजर रहेगी इस मामले पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉलर की उड़ान की बात करते हैं। स्टे विद अस।